आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन हुकूमतों की जानिब से बेकसूर लोगों को अरेस्ट करने और उन पे बेबुनियाद मुकदमे चलाने की जो एक मुहिम चल पड़ी है, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ गोशों से आवाज़ उठाई जा रही है। चुनांचे हाल ही में जयपुर के गांधी सर्कल पे चंद समाजी जहदकारों ने एक मुनज़्ज़म एहतजाज जो है किया और एक एक मैसेज पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है कि बेजा अगर अरेस्ट करेंगे तो हम रिहाई का मुतालबे से ज़्यादा आपने अरेस्ट क्यों किया, ये वजह हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप वजह नहीं बता पाएंगे तो आपको कोई हक नहीं बनता कि ये मुस्लिम नौजवान या फिर दूसरे भी मज़ाहिब के या फिर एथीस्ट नौजवान जो है अरेस्ट हो रहे हैं और उन पर बेजा मुकदमा चलाए जा रहे हैं, इसका सिलसिला रुक सके। राजस्थान कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट कोऑर्डिनेटर और समाजी जहदकार जनाब मोहसिन रशीद टोंक, जो कि राजस्थान के टोंक ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, आज हमसे जुड़े हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और ये प्रोटेस्ट और इससे जुड़ी तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मोहसिन रशीद टोंक साहब, आपका बीबीएन चैनल हैदराबाद पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोहसिन साहब, जैसा कि आपने प्रोटेस्ट किया है गांधी सर्कल जयपुर पर, तो इसका मकसद व गायत क्या था? देखिए अमजद साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो प्रोटेस्ट किया वो एक लोगों को बताने के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। सबको पता है उमर खालिद अरेस्ट किए गए, सबको पता था डॉक्टर कफील अरेस्ट किए गए। डॉक्टर कफील 200 दिन बाद रिहा हुए और उसके बाद कोर्ट ये कहता है कि इनके ऊपर जो कानून लगाया गया था, एनएसए लगाया गया था, वो साबित नहीं होता, वो बनता नहीं। आपने 200 दिन बाद ये कह दिया कि बनता नहीं है। उस 200 दिन में डॉक्टर कफील ने जो चीजें बर्दाश्त की, जिस वक्त से, जिन हालात से उनकी जिंदगी गुजरी, इसको कौन भुगतेगा? जो उनके घर वालों ने सहा, जो उनकी बीवी ने सहा, जो उनके बच्चों का वक्त, जो उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, वो उनके हाथ से चला गया, अब वो दोबारा जिंदगी में नहीं आ सकते, उसको कौन भुगतेगा? उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? बिना सजा दिए सजा देने का एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया। तो हम उमर के लिए ये नहीं कह रहे कि उमर को रिहा करो, वो तो आपको कल या परसों करना ही पड़ेगा। हम इस चीज के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं कि ऐसे अरेस्ट हो ही क्यों रहे, और ऐसे ही अरेस्ट अगर होते रहे तो ज्यादा दिन तक ये बात नहीं रहेगी कि आप इससे बचे रहेंगे या मैं इससे बचा रहूंगा। या हम मुसलमानों की भी छोड़िए, जो अभी मीडिया दिखा रही है, एक कान में एक बात कह दी गई है और वो माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, लेकिन आपको समझने की जरूरत यह है, मैं इंडिया के गैर मुस्लिमों से ये बात कह रहा हूं कि जैसे कि जब आजम खान साहब के मिल्कियत पे बुलडोजर चला था तो सब लोग खुश थे, खामोश थे कि तो आजम खान के साथ हो रहा है, अपन को क्या लेना देना है। आज वही जो नींव रखी गई थी आजम खान साहब के टाइम पे, वही आज कंगना रनावत के घर पे हुआ, तो आपको एहसास हुआ कि हमारे साथ भी होगा। ऐसे ही आज ये पॉलिटिकल अरेस्ट दिखाए आपको मुसलमानों के साथ जा रहे हैं, लेकिन हिंदू भी इसमें वो अरेस्ट हो रहे हैं जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। नताशा इसमें अरेस्ट है, बहुत सारे नाम है, कन्हैया कुमार को आप देख लीजिए, वो भी जेल जाना पड़ गया। आप हार्दिक पटेल को देख लीजिए, जो बोलेगा वो अरेस्ट होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक तो बार बार इन्हें ये कहना गलत है कि मुस्लिम अरेस्ट हो रहे हैं, मुस्लिम अरेस्ट हो रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो अरेस्ट होगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि आजम खान साहब के प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र चलाया गया तो सब खुश थे, और जब कंगना रनावत की इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बुलडोज़र चलाया गया तो कंगना को और उनके समर्थकों को ये लग रहा है कि जमहूरियत का कत्ल हुआ है, जबकि जमहूरियत का कत्ल होता आ रहा है। इन्हें होश नहीं था क्योंकि ये मज़े में थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो अपनी बात चंद अशआर में कह के गए थे, शायद इंडिया की जो पब्लिक है वो अभी शेर व शायरी को लाइटली लेती है, समझती नहीं। वो यही तो कह के गए थे कि अगर एक बस्ती में आग लगती है तो फिर वो आग ये नहीं देखती कि घर आगे मुसलमान का है और पीछे हिंदू का है तो वहां छुप जाऊं। तो ये तो अगर आप सिस्टम बनाएंगे
मान लीजिए आप ये सिस्टम डेवलप करेंगे तो इसका शिकार सब होंगे। इस मौके पर मैं मरहूम इनकलाबी शायर जनाब राहत इंदौरी साहब का वो शेर दोहराता चलूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो बिल्कुल अमजद भाई, ये जो आपने शेर पढ़ा, इसका दूसरा समझने की जरूरत है कि मैं गुजारिश करूंगा कि मुसलमान इसको ज्यादातर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे सबके मकान हैं, इसमें खाली आप और मेरा घर नहीं है। अगर ये एक एग्जाम्पल सेट होगा सरकारी एजेंसीज को ऐसे इस्तेमाल करके और बेकसूर लोगों को अरेस्ट करने का, तो ठीक है, पहला इसका एक्सपेरिमेंट मैं हूं, लेकिन प्रोडक्ट आप ही होंगे, क्योंकि 80% आप। अगर जीडीपी -23 है तो आपके लिए ज्यादा है, मेरे ऊपर तो 20% ही इफेक्ट पड़ना है, क्योंकि मैं तो 20% ही हूं। तो इसलिए हमें भी ये समझना चाहिए कि हर मामले में ढाल बन के हर हमले को अपने ऊपर झेल लेना वो बेवकूफी है। आप जाने दीजिए ना, जीडीपी -23, -123 जाने दीजिए, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पे अकेले आपका मकान नहीं है, ये हमें भी समझना पड़े। जी, क्या प्यारे अंदाज में राहत इंदौरी साहब ने इनकलाबी शायरी की है। और राहत इंदौरी साहब जब तक जिंदा थे तो पता ना चला, अब उसकी हकीकत खुल रही है, और कितने लोग उनके खिलाफ जहर भरे हुए थे वो भी पता चल रहा है। देखिए अंजद साहब, आप ये इंटरव्यू आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, ये सबूत के तौर पे रहे। मैं एक चीज, आज मैं भी एक चीज कहना चाहता हूं, हम ये छोड़ दें, आपको और मुझे जीडीपी पे बात करने की जरूरत नहीं है, आपको और मुझे चाइना इंडिया में कितना घुस गया इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। हम तो 25%, 20% तो है, 80% तो गैर मुस्लिम है इंडिया में। तो ठीक है, जो हमारा हाल होगा वो उनका भी हो जाएगा, या जो उनका 80% का हाल होगा हमारा भी हो जाएगा। मोहसिन रशीद अगर जीडीपी पे बात करेगा तो उसे कम्युनल माहौल देके एक आम बेचारे गैर मुस्लिम को ये बताया जाएगा कि देखो देखो देखो, जीडीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई हमारा तो पंक्चर की दुकान थी और पंक्चर की दुकान रहेगी। परेशानी उन्हें हो जिनके पास गाड़ियां हैं, और हमारा पेट्रोल काम चलाने तो, पैसे नहीं है। हाँ, हमारा काम तो 80% से चल जाएगा। 80% के पास गाड़ियां होंगी तो मेरे पास पंक्चर बनने भी ज्यादा गाड़ियां आएंगी। तो परेशानी तो उसे हो जिसके पास गाड़ियां हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं हमारे सारे मुस्लिम एक्टिविस्ट से, और जो डिबेट्स में जाते हैं सारे चैनल से, कि आप और हम जीडीपी की बात ही ना करें। आप और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जीडीपी आज 23 है, -23 है, -123 हो जाए, मेरी बला से। मुझे ना नौकरी चाहिए, ना मैं नौकरी में हूं, ना मुझे नौकरी मिलेगी, तो मैं बेरोजगारी की बात क्यों करूं साहब? जिसको फर्क पड़ना है बेरोजगारी की बात वो करे, जिसे रिजर्वेशन मिलना है बेरोजगारी की बात वो करे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, राहत इंदौरी साहब जो कहकर गए थे उसे आपको और मुझे भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल। इस शेर का मफहूम खाली ये नहीं है कि हम उनसे कहें कि तुम्हारा भी मकान आएगा, इसका आपको और मुझे भी समझने की जरूरत है कि तुम तसल्ली से बैठो। अगर ये आग लगा रहे हैं तो तुम्हारा घर जला रहे हैं, तो ठीक है, इन्हें तुम आग जलाने से तो नहीं रोक सकते, तो तसल्ली से बैठो, हाय तौबा मत करो, जीडीपी पे बोलना छोड़िए, आप अर्थव्यवस्था पे बात करना छोड़िए, आप चाइना इंडिया में कितना घुस गया, लद्दाख में सारे ही मुसलमान रह रहे हैं क्या? या चाइना आके सारे मुसलमानों का ही घर तोड़ रहा है क्या? आज 1000 स्क्वायर किलोमीटर लीजिए, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ले, मोदी जी जाने और चाइना जाने, अमजद साहब और मोहसिन रशीद को क्या लेना देना? हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है, उमर खालिद को अरेस्ट क्यों किया गया? डॉक्टर कफील के 200 दिन का हर्जाना कौन देगा? अगर अमजद भाई के चैनल पे कोई लोग आके तोड़फोड़ करते हैं या सरकार उन्हें परेशान करती है तो मोहसिन रशीद को बोलना चाहिए, आपकी जितनी हैसियत है आपको वो समझना चाहिए, मुझे वो समझना चाहिए। इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियंस सिर्फ अपने मुसलमानों के मुद्दे भी संभाल लेना कि हाँ हम इज्जत से और सुरक्षा से इस देश में रह सकें, तो अभी तो हमारे लिए वही बहुत है। सफूरा जरगर को भी बावजूद हामिला होने के अरेस्ट करके उन्हें इतने दिन जेल में अजियत दी गई, उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं अगर वही बात कह रहा हूं। अकाउंटेबिलिटी आएगी तभी नाइंसाफी बंद हो सकती है।
देखिए, अकाउंटेबिलिटी अगर मोहसिन रशीद के लिए नहीं आएगी, मुझे भी उठा के ले गए जेल में बंद कर दिया, ठीक है 10 दिन बंद करा, कोई इशू नहीं। अकाउंटेबिलिटी अगर मोहसिन रशीद के लिए नहीं आएगी तो कन्हैया कुमार के लिए भी नहीं आएगी, तो संबित पात्रा के लिए भी नहीं आएगी। हाँ, ये 2-3 साल का पीरियड है, उसमें संबित पात्रा मजे में रह सकते हैं, लेकिन जब आप कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी या शिवसेना गवर्नमेंट आएगी या कोई और गवर्नमेंट आएगी, तो वो अपने आप इस सिस्टम को फॉलो कर लेंगे। तो आज विक्टिम हम हैं, कल विक्टिम तुम हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये यकीन है कि मुझ पे मेरा अल्लाह मेरी बर्दाश्त से ज्यादा परेशानी नहीं डालेगा। बेशक। तुम्हें तो ये भी यकीन नहीं है, तो ठीक है, परेशानी तुम्हें होना है। आज असल में मुसलमान ढाल बनके सारे हमले अपने ऊपर झेल रहा है, वो भी हमले झेल रहा है जिन्हें हम लोग की आपको ढाल बनने की जरूरत नहीं है। जब आप जीडीपी की ढाल बनेंगे तो जीडीपी का जो हमला है वो उन्हें हमला ही नहीं लगेगा। इसलिए आप छोड़िए, मैं और आप और सारे मुस्लिम पॉलिटिशियंस जीडीपी पे बात करना छोड़ दें, चाइना पे बात करना छोड़ दें। मोदी जी हमारा क्या ले रहे हैं, ठीक है -23 है, -123 कर दो, मेरा क्या लोगे? मेरी पंचर की दुकान है, मैं तो पंचर की दुकान चला लूंगा। बताइए, आपका कोई चैनल है जिसे गवर्नमेंट एड देती है? फिर आपका क्या लेंगे? लेंगे उनका जिनको गवर्नमेंट एड देती है, जिनको दिया जाता था। 2 करोड़ भर्तियां अगर मोदी जी दे देते, किसको मिलती? आप और हम कितने आते? ठीक, 5% भी नहीं आते। 800 में से 40 अगर सिलेक्ट हो गए तो अजाब मच गया। करोड़ों लाखों उसमें आईपीएस और यूपीएससी के एग्जाम में लाखों एप्लीकेशंस थी, लाखों। 11 लाख में से 40 सेलेक्ट हो गए तो अजाब मच गया। तो मैं उन 40 के लिए सब कुछ झेलने वाला नहीं हूं, जो वो 40 तो अपनी खुद समेट लेंगे, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। खैर ये तो हम टॉपिक तो अलग है, मगर मेरे को बड़ा ये इसका जिक्र करते हुए बड़ी शर्मिंदगी और अफसोस हो रहा है। जी ये कितने शर्म की बात है, फेलो सिटीजन्स जो मेहनत करके एक टॉप पोजीशन हासिल कर रहे हैं, उन्हें एक नया रंग देकर उन्हें रोकने की एक नाकाम और नापाक कोशिश की जा रही है। देखिए, प्रॉब्लम यही है, आप नीचे गिरने की हद को पार कर चुके। 2014 से पहले जब प्राइम मिनिस्टर कुछ बोला करता था तो उस पर यकीन कर लिया करते थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो। अटल जी ने अगर कोई भाषण दिया तो हम उस पर यकीन करते थे, आपने भी यकीन किया होगा। अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट है, उसका कोई पीएम बात कर रहा है तो हम यकीन करते थे। अब भारत के प्रधानमंत्री ने अपना यकीन खो दिया, बिल्कुल। और वो वजह क्या है कि आपने सरकारी एजेंसीज को अपना दलाल बना लिया, दिल्ली पुलिस को आपने अपना दलाल बना लिया। तो एक बात समझिए कि जो दिल्ली पुलिस आज आपकी दलाल बन चुकी है और उमर खालिद के ऊपर उन्होंने गलत चार्जेस थोप के जो अधिकारी बिना, मुझे एक बात बताइए, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं कि आपके पास कपिल शर्मा का वीडियो टेप है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि कपिल डीएसपी शर्मा साहब का हमारे है, खिलाफ। अनुराग ठाकुर का है, हाँ, परवेश वर्मा का है। फिर ये तीनों ने खुलेआम पब्लिकली जी जो है भड़काऊ भाषण दिया है, लोगों को उकसाया है कि हाँ अगर तुम कुछ ना करोगे तो तुम खतरे में आ जाओगे। हाँ बिल्कुल। तो ये हिंसा, वायलेंस भड़काने का एक खुला जो है मामला हुआ है, और यही इनकी तरफ किसी की नजर क्यों नहीं जा रही है? नजर खूब गई है, यही तो इस सरकार ने किया है कि हमने इंसाफ पे से अपना भरोसा खो दिया। आज मैं खुलेआम ये क्यों कह रहा हूं कि उमर खालिद बेगुनाह है और उन्हें रिहा कीजिए, जबकि उनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है। आप आज से 10 साल पहले चले जाइए, हमारे शहर के एक बच्चे को, एक बच्चा है हमारा, मोहम्मद अनस नाम है उसका, तो वो अनस को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया गया था। शायद टोंक शहर में अकेला मैं था जिसने उसके फेवर में पोस्ट डाली थी कि भाई हमें पता है कि तुम बेगुनाह हो और इंशाल्लाह ताला तुम वापस आओगे। बाकी पूरे हिंदुस्तान में कोई बोला ही नहीं था कि अनस बेगुनाह हो सकता है। ऐसा माहौल था कि सरकार जो काम करती थी उस पर कहीं ना कहीं हर आदमी भरोसा करता था कि यार ये बिल्कुल ही फेक नहीं हो सकता। अब वो माहौल हो गया है कि पुलिस या सरकार कोई भी काम करे, अगर मुसलमान या सरकार के खिलाफ बोलने वाला उसका विक्टिम है तो पूरा ये यकीन है कि ये बिल्कुल बेगुनाह होगा और ये चार्जेस झूठे हैं। ये चेंज आया है, इस सरकार ने ये चेंज किया।
आज आप और मैं इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। 10 साल पहले हम इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते थे, हम यकीन करते हैं। इन्होंने यही किया है कि भरोसा खो दिया, और इस भरोसे को बनाने में आगे पता नहीं कितने साल लगेंगे। झूठ और नाइंसाफी बामे अरूज पर हैं। जी जी, तो मैं ये जी जानना चाहूँगा कि जी उमर खालिद पे जो दफात लगे हैं वो जी एनएसए है या फिर यूएपीए है या फिर दोनों है? अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यूएपीए की है कि हम्म, यूएपीए रिवोक करने की हम डिमांड भी कर रहे हैं हम्म, कि यूएपीए उनके ऊपर बनता नहीं है। हम्म, लेकिन क्योंकि यूएपीए चार्जेस ऐसे हैं कि उसमें सुनवाई में बहुत ज्यादा टाइम है, हम्म, पुलिस को बिना किसी सबूत के बहुत सारे राइट्स हैं, तो उसका ही तो इस्तेमाल ये कर रहे हैं। हम्म, डॉक्टर कफील पे एनएसए इसलिए लगाया कि उन्हें इलीगल अरेस्ट कर सके, हम्म, उनकी सुनवाई लंबी चल सके। हम्म, खालिद उमर पे जो यूएपीए लगाया है वो इसीलिए लगाया है कि हम्म, अगर नॉर्मल मामला होता तो जैसे मुझे नॉर्मल हेड स्पीच में अरेस्ट किया था, तो हम्म, मेरे ऊपर चार्जेस बनते नहीं थे। हम्म, इसलिए मैं 10 दिन के अंदर अंदर मुझे जमानत मिल गई। हम्म, अगर उमर पे भी हेड स्पीच लगाते तो 10-15 दिन में जमानत मिल जाती। हम्म, यूएपीए इन्होंने लगा दिया, तो हम्म, अब ये जितना चाहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने खींच हम्म, सकते हैं जांच के नाम पे, हम्म, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, हम्म, कोर्ट प्रोसीजर के नाम पे। फिर इन्होंने कुछ नाम जोड़ दिए, तो उसकी वजह येचुरी साहब का नाम जोड़ दिया, तो हम्म। ऐसे नामों की वजह से भी ये टाइम मांगेंगे। तो ये सब योगेंद्र बकवास बात। यादव योगेंद्र यादव साहब का भी नाम जी योगेंद्र आया यादव है। साहब, सबका ही करीब करीब जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं या जिनको गवर्नमेंट को जिनसे डर है, हम्म, उन सबके नाम जोड़ दिए हैं हम्म, ताकि सिर्फ उमर को लटकाया जा सके। हम्म, इन्हें अरेस्ट करने की औकात नहीं है इनकी। हम्म, हम्म, आप सीताराम येचुरी साहब को अरेस्ट नहीं कर सकते ऐसे। हम्म, लेकिन ये कमी हमारे मुस्लिम पॉलिटिशियंस की है कि उमर को, हम्म, जितना मैं ये मानता हूं कि अगर अल्लाह ने करे गुलाम नबी आजाद साहब को अरेस्ट कर लिया जाए हम्म, तो वो एक रेपुटेशन रखते हैं, हम्म, वो बहुत इजीली निकल के आ जाएंगे, तो उनके लिए इतने बड़े एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम्म, उमर को अरेस्ट किया गया है या मोहसिन रशीद को अरेस्ट किया गया है, तो गुलाम नबी आजाद साहब का फर्ज ज्यादा बनता है, बिल्कुल। तो अहमद पटेल साहब का फर्ज ज्यादा बनता है, हम्म, तो इन लोगों का फर्ज बनता है कि ये अपना 100% एफर्ट दें। अगर ये अपनी कौम के, जिस कौम की वजह से इन्हें पोस्ट मिली है, हम्म, उनके बच्चों को ही नहीं बचा पाएंगे, जी, तो हम किस लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं, मुझे फिर उस पर शक हो जाएगा। उमर हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हम हम्म, किस एटमॉस्फेयर में जिंदगी गुजार रहे हैं, किस लीडरशिप के पीछे। राइट। जैसा कि आपने बताया कि नामवर लीडर्स को आगे आना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जी, ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप और मैं है अमजद साहब, इसकी वजह आम मुसलमान है। अगर मान लीजिए किसी और कम्युनिटी के साथ ये बात हुई होती, हम्म, तो वो कम्युनिटी अपने पॉलिटिशियन से, अपने लीडर से सवाल पूछती है हम्म, कि हमारा एक डॉक्टर 200 दिन तक जेल में था, तुमने क्या किया, अब तुम अगली बार आ जाओगे वोट मांगने। हम सवाल नहीं पूछते। हम्म, मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए भी ये कहूंगा कि हमें राहुल गांधी से भी पूछना चाहिए कि हम्म, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया और क्या कर रहे हैं। हमें राजस्थान में सारे मुस्लिम लीडर से भी पूछना चाहिए कि आपने मुसलमानों के साथ क्या किया, के लिए क्या किया और आप क्या कर रहे हैं। हम्म, जब वो वोट मांगने आते हैं और जब हम उन्हें जिता के भेज देते हैं, दोनों हम्म। टाइम टाइम पे हमें सवाल पूछना चाहिए। हम बिल्कुल, उन्हें आपने दुरुस्त जिता के फरमाया। और बरीउस जिम्मा कर हम्म। देते हैं। जैसे कि बात आपने राहुल गांधी का जिक्र किया है कि उन्हें भी जी आना चाहिए आगे, उन्हें जी क्या वजह हो सकती है कि राहुल गांधी इस मामले में खामोश हैं? नहीं, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको कि मुस्लिम पॉलिटिशियन से पहले हम्म, प्रियंका जी ने इस मुद्दे को उठाया। हम्म, मुस्लिम पॉलिटिशियंस जब तक नहीं बोले थे, उससे पहले प्रियंका जी डॉक्टर कफील के मामले में फिर बोल गई। हम्म। उमर के लिए भी प्रियंका जी ने ट्वीट किया, कम से कम इतना तो किया। ठीक है, हमारे मगर जो पॉलिटिशियंस हैं हम्म, उन्होंने तो ये भी नहीं किया अभी तक। हम्म, जबकि मैं जी, मानता हूं कि प्रियंका जी को उन मुस्लिम पॉलिटिशियंस के बाद करना चाहिए था, हम्म, लेकिन उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। हम्म, लेकिन ज्यादातर जो स्टेट कांग्रेस है वो अभी तक खामोश है प्रियंका जी के बाद भी। हम्म, एक यूपी में कुछ हुआ, जयपुर में हमने कुछ कर लिया, लेकिन कोई बड़ा
मामला स्टेट कांग्रेस की तरफ से और नेशनल कांग्रेस की तरफ से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चलिए कांग्रेस तो एक सेक्युलर पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज तो सिर्फ मुसलमानों के दम का नाम भरती है, वो कहाँ है? और मैं पार्टीज की बात ही नहीं कर रहा, पार्टीज में मैं पार्टीज को छोड़ के मैं तो मुस्लिम नुमाइंदगी की बात कर रहा हूँ। सड़क पे उन्हें आना चाहिए, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे दानिश्वर हो, चाहे समाजी जहदकार हो, चाहे कोई हो, हर एक को आगे आना चाहिए। ये सबका मामला है, जैसा कि आपने भी कहा, मैंने भी शेर के जरिए कहने की कोशिश की है, ये सबका मामला है। आज कोई परेशान है, अगर आवाज़ नहीं उठाई गई तो आगे सब परेशान हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को सांप की तरह डसने की आदत पड़ जाए तो बाद में वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला कौन है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं उसे आदत नहीं है, वो तो है ही सांप, उसे आदत नहीं है, उसकी तो फितरत ही डसना है जी। वो किसको छोड़ रहा है? उसने कन्हैया कुमार को छोड़ा, कन्हैया कुमार में तो नाम ही कन्हैया है, एक भगवान का नाम है। उसने हार्दिक पटेल को छोड़ दिया, उसने नताशा को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया उसने? उसने किसी को नहीं छोड़ा जी। तो और आप तो उसका फेवरेट फूड है, तो आपका नाम चाहे कुछ भी हो। मैं बहुत माजरत के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि तबलीग जमात ने एक बहुत बड़े अरसे तक अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा, और आज भी है, ये कह के है कि भाई हमारा लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं और कोई बात नहीं करते। तो क्या उसने उन्हें भी बख्श दिया? दिल्ली में कोरोना में सबसे ज्यादा अगर किसी का विक्टिमाइजेशन हुआ है तो वो तबलीग जमात और मौलाना मोहम्मद साद साहब। तो आप ये मत समझिए कि ये आपको इसलिए छोड़ देगा कि आप खामोश हैं, या आपको ज्यादा खाएगा क्योंकि आप खामोश हैं। जिस तरह से आपने बताया कि मौलाना साद को जो है काफ़ी विक्टिम बनाया गया, और किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने मौलाना साद को बदतमीजी से एड्रेस किया, बिल्कुल, और कल उसने मौलाना साद के खिलाफ किया, आज वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ कर रहा है। बिल्कुल यही तो होगा। यही साबित हो रहा है कि जो जहरीले सांप है वो किसी को नहीं देखते। देखिए उन्हें अपनी हेलो हेलो हमजद भाई, जी जी आ गया। जी मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को अपनी मुखालिफत बर्दाश्त नहीं है। एक जो माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये सिर्फ एक पैकिंग है ताकि हिंदुओं पे ध्यान नहीं जाए। इसका बड़ा नुकसान हिंदुओं को होगा। आप ये बात लिख के रख लीजिएगा, आपका ये इंटरव्यू इसका सबूत रहेगा। मुसलमान तो आज नहीं तो कल, जो बात मैंने कही है कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है, कल अपना अलग थलग हो जाएगा कि भाई हमें सुकून से जिंदा रहने दो, हमारे ऊपर जुल्म मत करो, ये हमारे लिए बहुत है। आज हम इंडिया में इस कंडीशन पे आ गए कि जिस मुल्क में हम बराबर की हिस्सेदारी निभाते थे हर चीज में, उस मुल्क में हमारे एक अच्छी बात को बोलने को भी देशद्रोह कहा जा रहा है। उमर ने क्या बात कही थी? उमर ने यही तो कहा था कि ये सरकार, भाजपा सरकार हमें बांटना चाह रही है, हम हिंदुस्तानियों को, और हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। तो क्या एहतजाज पहले नहीं हुए? तो जब हमारे ऊपर ऐसे हमले हो जाएंगे, डॉक्टर कफील ने क्या किया था? बच्चों की जान ही तो बचाई थी। ये देख के थोड़ी बचाई थी कि बच्चा हिंदू है कि मुसलमान है जी। तो ये चीज आप समझ लें कि हम जिस दिन अलग हो गए, जिस दिन हमने थोड़ी अक्लमंदी से काम ले लिया और हमने ढाल बनना छोड़ दिया, तो 80% जो लोग हैं ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। ये बात आप लिखे लें जी। वक्त मुख्तसर है, जाते जाते आप ये बताइए कि ये जो आपने और एक मुद्दा उठाया है कि यूएपीए को रिपील किया जाए, क्या ये इतना आसान काम है? क्या ये हो पाएगा? देखिए आसान तो कुछ भी नहीं होता, और फिर जब आप ठान लो तो मुश्किल भी कुछ नहीं होता। मैं एक बात ये जानता हूं कि हमें थोड़ी सी हमारी स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा। ये अपील करना गलत है कि उसे रिहा कीजिए, रिहा तो वो हो गई हो। बात ये है कि रिहा अभी कीजिए, यूएपीए रिवोक अभी कीजिए। हमने जयपुर में एक काम किया, अब मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं दिल्ली के लोगों से। अगर जयपुर में नहीं मानते, जयपुर की आवाज उन तक नहीं जाती, तो हम जंतर मंतर से ये प्रोटेस्ट करेंगे। अगर मुंह की आवाज नहीं जाएगी तो हम भूख हड़ताल करके प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर वो भी नहीं जाएगी तो हम 200, 500, 2000, 1000, 5000, 10,000 जो भी होंगे वो अरेस्ट दे देंगे उसके साथ। भाई कहीं तो उनके कान पे जू रेंगेगी।
और अगर वो भी नहीं होगा तो ठीक है, जितने दिन उमर जेल में है उतने दिन हम भी जेल में। ये देखिए, आज आप उमर के साथ जा सकते हैं या कल आप अकेले जेल जाएंगे, इन दोनों में से एक को चुन लीजिए। अगर मुझसे कहेंगे तो मैं उमर के साथ जेल जाने को प्रेफर करूंगा, कल को बिना बिना किसी वजह के अकेले जाने से। तो आपको इन दोनों के बीच में चुनना है, आपको किसी को बचाने के लिए जेल जाना है या फिर खुद विक्टिम होकर जेल जाना, ये आपका फैसला है। और अब काम ऐसे नहीं चलेगा। हम 200 दिन तक डॉक्टर कफील के लिए कहते रहे कि उन्हें रिहा कीजिए, वो एक कोर्ट प्रोसीजर के थ्रू रिहा हो गए। हम सफूरा जरगर के लिए कहते रहे कि रिहा कीजिए, वो एक कोर्ट प्रोसीजर के थ्रू रिहा हो गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। वो हमारी इस काहिलाना मेहनत को जान चुके हैं। हमें ये काहिली छोड़ना पड़ेगी, अपने घरों में से निकल के। ठीक है, जो उमर का हाल वो मेरा हाल, मैं भी उमर कह देने से ये नहीं होगा, मुझे फील करना पड़ेगा कि मैं भी उमर हूं। आपका अगर मेरे कहने का माँ बाप, मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि अब रिएक्टिव होना छोड़कर प्रोएक्टिव हो जाएं। बिल्कुल जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, जी, बहुत ज्यादा। हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया। नाजरीन किराम, ये थे जनाब मोहसिन रशीद टोंक साहब, टोंक ज़िले राजस्थान से हमसे जुड़े, और इन्होंने जो उमर खालिद को अरेस्ट किया गया है और उसके पस मंज़र में क्या क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए उस ताल्लुक़ से हमें आगाह किया है। और उन्होंने ये कहा है कि आज एक तबका परेशान है, कल सब परेशान हो सकते हैं, लिहाजा ये नाइंसाफ़ी का सिलसिला बंद होना चाहिए। हम रिहाई की मांग नहीं करेंगे, रिहाई तो होनी ही है, फ़ौरन रिहा किया जाए, और फिर उन्हें अरेस्ट किया गया, क्यों अरेस्ट किया गया, इसका जवाब देना चाहिए। और फिर इनका और एक सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि यूएपीए को रिपील किया जाए। अब आने वाले दिन बताएंगे कि क्या क्या होता है, हुकूमतें किस तरह से नोट लेती हैं इन सारे प्रोटेस्ट का। अगले एपिसोड तक के लिए आपके मेज़बान मोहम्मद अमजद अली को इजाज़त दीजिए। शब बखैर।